कुछ अमाउंट पे करता है, ठीक। ये वन पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ अमाउंट पे करेगा, तो ये इस पर्सन के लिए क्या कैलकुलेट किया जाएगा, इनकम माना जाएगा। और ये इनकम क्या होता है, टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ दिस पर्सन। और ये पर्सन कौन हो सकता है, तो ये पर्सन हमारे पास अलग अलग टाइप के पर्सन थे। कौन से पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल होता है, तो कंपनी होती है, फर्म होते हैं, HUF होता है, AOP होता है, BOI होता है, अलग अलग पर्सन होते हैं। इन पर्सन में से ये पर्सन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दो पर्सन हम लोगों ने बनाया है, ये पर्सन कौन से पर्सन है, एक पर्सन को बोला जाएगा एम्प्लॉयर और एक पर्सन को बोला जाएगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जब अपने जेब से कुछ पे करता है किसको, एम्प्लॉय को, है ना, फॉर द वर्क डन बाय एम्प्लॉय फॉर द एम्प्लॉयर, तब जो पे किया जाएगा ऑन द एम्प्लॉयमेंट बेसिस, वो पर्सन जो इंडिविजुअल होगा उस पर्सन के पास टैक्सेबिलिटी होगी और इस इनकम को बोला जाएगा इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो मतलब क्या, इसका बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो पर्सन का होना जरूरी है, पहला पर्सन एम्प्लॉयर एंड दूसरा पर्सन एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, ठीक, इसमें रिलेशन किसका जरूरी होगा, सैलरी का। रिलेशनशिप दो पर्सन के बीच में कौन से रिलेशनशिप होगी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन अगर है तो हम लोग सैलरी में इन्वॉल्व होंगे, अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होगा तो सैलरी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। अब एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर मीन्स कंपनी, एम्प्लॉयर मीन्स क्या, कंपनी। तो ये कंपनी किसी एक पर्सन को, इंडिविजुअल को जो इसके अंडर में एम्प्लॉयमेंट में है, वो पर्सन को पेमेंट करेगी, तो वो पेमेंट को माना जाएगा सैलरी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, सैलरी मतलब होता क्या है, सैलरी मतलब जैसे हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते थे यार, रेम्यूनरेशन में क्या क्या होता था, रेम्यूनरेशन में बहुत सारी चीज़ें आती थी, सैलरी भी आता था, वेजेस भी आता था, और वेजेस तो रहता ही था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता था और कमीशन होता था। इन सबको जब कंबाइन करते थे तब इन सबको हम लोग सिंगल वर्ड में क्या नाम देते थे, रेम्यूनरेशन। वैसे यहाँ पर सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, मतलब सिर्फ सैलरी, जो हम लोग सोचते हैं ना कि आपको जो मिलती होगी सिर्फ सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है। जो कंपनी में एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को देता है, वो सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो लिस्ट हमें याद करनी है कि बेसिक सैलरी मतलब सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, पूरी सैलरी हम लोग को जो मिलती है ना हमारे एम्प्लॉयर के, तो उस पूरे लिस्ट के अंदर क्या क्या नाम होंगे। वैसे बहुत सारे नाम होते हैं जिन नाम को, मतलब जो चीज़ें हमें मिलती हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग क्या क्या मिलता है हमें। तो मिलता है हमें बेसिक सैलरी, तो बेसिकली जो हम लोग समझते हैं सैलरी, वो एक्चुअली सैलरी नहीं होती है, वो बेसिक सैलरी होती है। इनके साथ एडिशनली बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना, जैसे HRA, DA, फैसिलिटीज, तो बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, ठीक है। तो जो फैसिलिटीज होती है ना, वो दो टाइप की होती है, एक कैश बेनिफिट होता है और एक काइंड बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हम लोग उनका नाम लेते हैं अलाउंसेस, ठीक है, अलाउंसेस। और दूसरी फैसिलिटी होती है पर्क्विसाइट्स, ठीक है। अब क्या मतलब है, अलाउंसेस मतलब होते हैं बेनिफिट्स इन कैश, और वही कोई बेनिफिट अगर हमें काइंड में मिला, वो बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं हमारे लिए, पर्क्विसाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का थोड़ा सा एग्जांपल अगर लें तो अलाउंसेस में क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग कहीं अदर सिटी में काम करने जा रहे हैं, हम लोग जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में आपका ऑफिस नहीं है, किसी और सिटी में, तो हम लोग अप डाउन ना करें इसलिए वहीं पर स्टे कर जाते हैं। स्टे होने के लिए हमारे पास उधर घर तो नहीं है, जब घर नहीं है तो हम लोग को रेंट पे रहना होगा। तो जब हमें रेंट पे रहना है तो हमारे पास, हमारे एम्प्लॉयर के पास दो ऑप्शन, या तो वो हमें कैश देंगे और बोलेंगे कि ये कैश लो और इससे आप अपना रेंट पे करो, पहला ऑप्शन। या तो कंपनी हमें सीधा एक घर दे देगी, एक हाउस दे देगी, जो आप इसके अंदर रहो, आपको रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है रेंट फ्री हाउस, जैसे BST के हाउस रहते हैं, हाँ,
तो ये क्या हो गया, ये आपका कैश बेनिफिट हो गया, ये आपका कैश बेनिफिट हो गया, आपको कैश में दिया गया, आप कहीं भी रह रहे हो आपको कैश दे दिया गया, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट इन कैश, सॉरी कैश। और दूसरा बेनिफिट होता है जो आपको हाउस दे दिया गया, तो ये कौन सा बेनिफिट हो गया, ये बेनिफिट हो गया बेनिफिट इन काइंड। ठीक है, तो दो टाइप के बेनिफिट हो गए, एक कैश में और एक काइंड में। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग नाम दिया गया। जो कैश में बेनिफिट मिला वो होता है हमारे लिए अलाउंसेस, और जो काइंड में बेनिफिट मिला है वो दैट इज परक्विसाइट्स। ठीक है, तो आपको भी फैसिलिटी, अब इसमें बहुत सारे, आने जाने के लिए आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको पेट्रोल के अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, तो आपको कैश दिया जा रहा है, मतलब आपको कैश दे रहे हैं, तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल देना, या फिर ऑटो का पैसा या जो भी अमाउंट होगा आपको दिया जा रहा है, दैट इज बेनिफिट इन काइंड, तो उसको हम लोग लेंगे अलाउंसेस। लेकिन भाई आपको सीधा गाड़ी उठा करके दे दी गई, जो आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप इसी से आना जाना करो, दैट इज परक्विसाइट। ठीक है, तो ये सारे क्या है, अलाउंसेस और परक्विसाइट्स के। अब बस गया याद लोग। हाँ, तो क्या हो गया, सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी मतलब क्या होता है, भाई हम लोग को पर मंथ जो मिल रहा है, आपको 10,000 पर मंथ मिलता है, 1 लाख पर मंथ मिलता है, 50,000 पर मंथ मिलता है, तो जो मिलेगा पर मंथ उसका कैलकुलेट किया जाएगा पर एनम के बेस पे, तो ये हमारी बेसिक सैलरी होगी, ये सिर्फ बेसिक सैलरी होती है। इनके एडिशन में हमें क्या मिलता है, तो पहला अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं, कोई भी बेनिफिट अगर आपको कैश में मिल रहा है दैट विल बी टर्म्ड एज एन अलाउंसेस, और जो अगर बेनिफिट आपको काइंड में मिलते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, बेनिफिट्स इन काइंड, जिसको बोला जाता है परक्विसाइट्स। और क्या क्या एग्जांपल हो गए, जैसे एक तो हो गया हाउस का, है ना, दूसरा हो गया कार का, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, मान लो मेडिकल बेनिफिट है, जैसे बीएसपी का जो मेडिकल बेनिफिट है कि आप जाओ वहाँ पर अपना इलाज करा लो, आपका खुद का हॉस्पिटल है, तो वो क्या हो गया परक्विसाइट्स, आपको काइंड में बेनिफिट दिया जा रहा है, आपको कैश नहीं दिया जा रहा है। तो वही अगर आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं कि आप तबियत अगर आपकी खराब होती है तो आपको लोग कैश रखो, तो आपका जो भी इलाज होगा आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर लेना, तो वो मेडिकल बेनिफिट आपको कैश में मिला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैश में अलाउंसेस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या होता है, और हमारे पास जो टैक्सेबल होंगे वो होते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब, प्रोविडेंट फंड तो पता ही है, हम लोग के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो हमारे सैलरी में से कुछ एक पार्ट को डिडक्ट किया जाता है और वो एक फंड में डोनेट किया जाता है, और हमारे रिटायरमेंट के बाद वो हमें बेनिफिट के वे पे मिलेगा। जो आप रिटायर हो जाएंगे तो वो आपको लमसम लेना है लमसम लो, या मंथली लेना है मंथली लो, जैसा भी हो वो आपके आफ्टर द रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए होगा। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड जो होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं, कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड प्रोविडेंट फंड होते हैं। हम लोग को यहाँ पर किसकी बात करनी है, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बेसिकली जब प्रोविडेंट फंड के टॉपिक में पढ़ेंगे तो मैं तीनों को बताऊंगा कि तीनों में फर्क क्या है और तीनों में टैक्सेबिलिटी का क्या क्या सीन है। बट हमारे लिए मेन टैक्सेबल कौन होते हैं, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं। तो क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं इसलिए मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में लिख रहा हूँ, बट बेसिकली और दो प्रोविडेंट फंड होंगे जिसको हम लोग को यहाँ पर डील करना होगा। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये भी टैक्सेबल होते हैं एक लिमिट के बाद। उसके बाद होते हैं इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसको शॉर्ट में बोला जाता है आरपीएफ। ठीक है, तो अगर हम लोगों का सैलरी में से कुछ एक पार्ट डिडक्ट किया गया है और एक जगह स्टोर किया गया है तो हमारा एक फंड तैयार होता जा रहा है, और जब वो हमारा फंड तैयार हो रहा है तो उस फंड पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो फंड पे इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हमारा इसी से रिलेटेड है, इसकी सैलरी के अंदर ही आएगा, और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कैलकुलेट किया जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। ठीक है, लेकिन ये भी किसका होगा, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ही होगा, अदर प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा, तो अगर हमारा एम्प्लॉयर हमें गिफ्ट दे रहे हैं तो वो गिफ्ट भी हमारे इधर इनकम फ्रॉम सैलरी में कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी टैक्सेबल है। इनके बाद हम लोग को पेंशन मिलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, जो पेंशन मिलते हैं वो भी किसके अंदर कैलकुलेट किया जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में, क्योंकि वही एम्प्लॉयर है जो हमें सैलरी दे रहे हैं, हमें अभी भी वही कंपनी सैलरी दे रही है, लेकिन सैलरी का नाम अब क्या रखा जा रहा है, एक तरीके से पेंशन रखा गया। और ग्रेच्युटी मिलता है, हाँ रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलती है, जब आप रिटायरमेंट होगी तब आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी एक आपके लिए बेनिफिट होगा जो गवर्नमेंट कंपनी आपको अपनी तरफ से दे रही है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पेंशन भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, ग्रेच्युटी भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलता है। तो इनकी लिमिट्स है कुछ कुछ, आपको लिमिट पढ़ना होगा, याद करना होगा कि किस लिमिट तक वो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद जो बचा हुआ टैक्सेबल होगा वो टैक्सेबल हमें समझना है। तो ग्रेच्युटी मिलता है हमें, है ना, VRS मिलता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का अपने को कंपेंसेशन मिलता है।
मतलब आप अपने मर्जी से रिटायर होना चाहते हो, आपकी एज नहीं हुई है, हम कंपनी रिटायर नहीं करना चाहते, लेकिन आप खुद रिटायर होना चाहते हो बिफोर द एज, मतलब एज के पहले ही रिटायर होना चाहते हो। हाँ, 60 के पहले अगर आप रिटायर होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, जिसको हम वॉलंटरी बोलेंगे, अपने मर्जी से रिटायर हो रहे हो। तो अगर अपने मर्जी से रिटायर हो रहे हो उसका मतलब क्या कि तुम यंग पर्सन को चांस दे रहे हो आपकी जगह किसी को प्लेस होने का, क्योंकि जब तक आप रहोगे आपकी पोस्ट तो खाली नहीं होगी। अगर आप रिमूव हो रहे हो तो आपकी जगह किसी और को चांस मिलेगा काम करने का। तो इसीलिए आपको एक बेनिफिट के तौर पे आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा, जिसको बोला जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बेसिस पे आपको कंपेंसेशन मिलेगा। तो वो भी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है, वो भी आपको मिल रहा है, कंपनी पे कर रही है तो टैक्स तो काटना बनेगा। ये भी आपका इनकम था तो इसके ऊपर भी आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी, इसलिए वो हमारे सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और क्या होता है लीव एनकैशमेंट बेनिफिट। जैसे सबको पता होगा कि हम लोगों को साल भर में कुछ ना कुछ इनकम मिलते हैं, सॉरी छुट्टियां मिलती है जो हमें अलाउड होती हैं। छुट्टी कि हर पर्सन को हर कंपनी में कुछ ना कुछ छुट्टियां अलॉट होती है कि आपको 1 महीना छुट्टी मिलेगी, आपको हर साल में 15 दिन छुट्टी मिलेगी, आपको हर साल में 10 दिन छुट्टी मिलेगी, व्हाटएवर। हर कंपनी में कुछ ना कुछ छुट्टियां अलॉट होती है, लेकिन बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो छुट्टियां मिलती तो है लेकिन मारते नहीं है। तो ऐसा कुछ बेनिफिट तो मिलता होगा उनको कि आप छुट्टी मार रहे हो, मतलब छुट्टी मारोगे तो अच्छा ही है ना। तो लीव बेनिफिट क्या होता है, लीव एनकैशमेंट मतलब क्या होता है कि आपके पास जो लीव होती है वो होती है पेड लीव। कौन सी लीव होती है वो? पेड लीव। मतलब कि आप छुट्टी मारोगे लेकिन उसका पैसा आपको मिलेगा, उस दिन का आपका जो सैलरी है वो काटी नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप छुट्टी मारोगे तो भी आपको पैसे मिलेंगे, आपने छुट्टी अगर नहीं मारी तो भी आपको पैसे मिलेंगे। तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे, छुट्टी मार के पैसे लेंगे, है ना। अगर आपको 15 डेज छुट्टी मारना है और उसके पैसे आपको मिलेंगे तो कोई भी इंसान छोड़ेगा कि अपनी छुट्टी। लेकिन उसके लिए एक एनकैशमेंट बेनिफिट होता है कि अगर आपने जितनी छुट्टियां बनाई हैं, बचा ली है, उन छुट्टी का बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा जब आप रिटायर होंगे तब। आप बिफोर रिटायरमेंट भी ले सकते हो, आफ्टर रिटायरमेंट भी ले सकते हो, बेनिफिट है जो आप पे डिपेंड करता है, जब भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के पहले लेते हो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, अगर आप रिटायरमेंट के बाद लेते हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बट द मेन पॉइंट क्या कि आपने जितनी छुट्टियां बचा ली वो लीव बचाई आपने जो आपके लिए पेड लीव थी, मतलब आप छुट्टी मारोगे तो भी सैलरी मिलेगी, छुट्टी नहीं मारोगे तो सैलरी मिलती है। तो आप छुट्टी बचाने से आपको जो बेनिफिट मिलेगा उस बेनिफिट को बोला जाता है लीव एनकैशमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो वो भी आपको एक टाइप ऑफ इनकम मिल रहा है, अलग से एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, तो वो भी आपके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में छूट गया सैलरी के बाद एक और चीज होती है, वो होता है एडवांस सैलरी। ठीक है, सैलरी इंपॉर्टेंट लिखना ये है, सैलरी टैक्सेबल है तो एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल है। लेकिन ये किस सेंस में टैक्सेबल है, हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज याद है कि ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर वो समय टैक्सेबल हो जाता है। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ समय पढ़ा ना कि ड्यू या रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले होगा उसमें क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो सैलरी जब नॉर्मल डेट पे ड्यू हो रही है और रिसीव हो रही है तो उस समय टैक्सेबल हो गई। लेकिन अगर हम लोग अपने एम्प्लॉयर से बोलते हैं कि हमें अगले महीने कुछ काम है, आप हमें सैलरी अभी के अभी दे दो, अगले महीने की सैलरी मुझे इस बार दे दो, या अगले साल की सैलरी मुझे इस बार दे दो, तो वो क्या होगा हमारे लिए, इसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें टाइम के पहले रिसीव हो गया है ना। ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में जो भी पहले हो गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए एडवांस सैलरी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। बट इसमें एक चीज यहाँ ध्यान देना है, नोट में याद रखना है हमें कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि उसे हमें लोन बोलना होता है। लोग उसको क्या बोलते हैं, एडवांस अगेंस्ट सैलरी मतलब क्या होता है, लोन। एडवांस सैलरी इज अ सैलरी बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज अ लोन। मतलब आप सैलरी के बिहाफ में मुझे क्या दे रहे हो, लोन दे रहे हो। ठीक है, लोन को मैं अलग से सेटल करूंगा, लोन के बदले इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो लोन एक सैलरी नहीं है। तो एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, एक बार इसको लिखो तो सब लोग। इनके बाद क्या क्या आएगा, एडवांस सैलरी के बाद, एडवांस सैलरी के बाद बोनस। अगर हमें हमारा एम्प्लॉयर बोनस देता है वो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। बोनस, बोनस के बाद क्या, कमीशन।
एम्प्लॉयर थोड़ी देगा, तो कमीशन भी हमें मिलता है, वो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इन शॉर्ट हमारा एम्प्लॉयर हमें जो भी प्रोवाइड करता है वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। तो ये इतने सारे लिस्ट है हमारे पास, ये सारी लिस्ट हो सकता है आज भूल गया हूँ मैं, बट मेनली इतने सारी चीज़ें हैं जो हम लोग के इसमें आती हैं, टैक्सेबल होती है। ठीक है, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटियर पेमेंट स्कीम और एक कुछ है जो मैं भूल रहा हूँ, बट बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को याद करनी है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या था, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या इंपॉर्टेंट होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन। ठीक है, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना होगा, जल्दी खत्म करना है ना, तुमको घर में बनाना होगा, नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगी तुम लोग को। ठीक है, ट्राई करो कि बनाओ, और अभी तो इसका पढ़ना नहीं है तुम लोग को कुछ खास, तुम लोग इससे पहले चैप्टर को खत्म करना। ठीक है, अच्छा सैलरी में वही है ना कि कोर्ट जब बेसिक सैलरी जो होती है, मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं, तब फैसला होगा, बिना फैसला अब क्या है ना, गवर्नमेंट के अंदर चला गया है केस। और वो है ना, बेसिक सैलरी जो आपको मंथली रिसीव होती है, मंथली सैलरी जो रिसीव होती है उसको क्या बोला जाएगा, बेसिक सैलरी। अब इसमें भी एक दिक्कत यह है कि जो सैलरी जो होती है ना, वो कभी कभी क्या होती है, ड्यू होती है ऑन द सेम मंथ लास्ट डे। ठीक है, ड्यू हो सकती है हमारी, ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक, बट एक और कंडीशन होता है कि ड्यू होगा कब, ड्यू ऑन नेक्स्ट डे या फिर ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब क्या कि तुमने ज्वाइन किया है, मान लो 1 अप्रैल को ज्वाइन किया, 1 अप्रैल 2020 को तुमने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, तो तुमको सैलरी कब कब मिल सकती है, 1 अप्रैल को मिलेगी क्या सैलरी? नहीं। दो ऑप्शन है, या तो 30 अप्रैल को मिलेगा, या तो फिर अगले महीने की 1 तारीख को, 1 मई को मिलेगा। यही होगा ना। अगर 30 अप्रैल को मिलता है तो ये क्या हो गया, ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिरी में आपको ड्यू किया जाएगा, और 30 अप्रैल को आपको सैलरी मिलेगी। या फिर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, या तो अगले महीने के फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, हर अगले महीने की 1 तारीख को आपको क्या मिलेगी, सैलरी ड्यू होगी। मिले कब मिले वो अलग कंपनी का मैटर होता है, 1 से 10 के बीच में आपको मिलेगा, 1 से 15 के बीच आपको कभी मिलेगा, 10 से 15 के बीच आपको कभी मिलेगा, वो अलग मैटर। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ड्यू कब। ठीक है, आपकी सैलरी ड्यू कब होगी तो वो डिपेंड होगा अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हम लोग की सैलरी कब ड्यू होगी, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ में होगी या फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में होगी। अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब हम लोग हमेशा मानेंगे लास्ट डे ऑफ ईच मंथ वाला, हम लोग कंक्लूजन मानेंगे कि हमारी सैलरी कब ड्यू होती है, जिस मंथ में रिसीव, जिस मंथ का काम है उसी मंथ में ड्यू हो जाती है। हम लोग हमेशा ये एज्यूम करेंगे, ये पहला। दूसरा पॉइंट ये कि हम लोग का ये जो सिचुएशन दिख रहा है ना, नेक्स्ट डे ऑफ ईच मंथ या लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, दोनों में सिचुएशन फर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन में फर्क होगा कि नहीं होगा। तो इसको इजी करने के लिए चीज़ याद रखना, नॉर्मली क्या होता है, 1 अप्रैल 2019 में ईयर शुरू हुआ, 31 मार्च 2020 में हमारा खत्म होगा। मतलब अगर ये हमारा सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग लास्ट डे ऑफ ईच मंथ का केस अगर है, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ वाला केस हुआ, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। मतलब 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 का सिचुएशन होगा, मतलब नॉर्मल सिचुएशन। मैं वही बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं भी बोला होगा तो यही चलेगा, नॉर्मल सिचुएशन अप्रैल से लेकर मार्च। लेकिन जब हम लोग का सिचुएशन होगा कौन सा, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, जब हमारा टॉपिक होगा कौन सा वाला, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ वाला, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या मानना है, 1 मार्च 2019 से लेके मार्च के पहले क्या आता है, फरवरी, 28 फरवरी 2020। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है 29 फरवरी 2020। तो 1 मार्च 2019 से लेके शुरू होगा और 29 फरवरी तक वो चलेगा।
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए ऐसा दिमाग लगाएंगे, हर बार नहीं। मतलब ऐसा इस पॉइंट से सोच के बनाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जब भी हमारे क्वेश्चन में दिख रहा होगा नेक्स्ट मंथ इस अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू हो रही है, तो हर बार हमें क्या सोचना है कि हम लोग की सैलरी ड्यू होती है ऑन 1 मार्च और 29 फरवरी तक वो चलेगा। 1 मार्च से 29 फरवरी तक हमें कैलकुलेट करना होगा हर बार। क्लियर है? तो इस 2 सिचुएशन के लिए अलग अलग कैलकुलेशन हो गया, लेकिन ये कैलकुलेशन कब यूज़ करेंगे? सिर्फ फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी, कमीशन में नहीं, बोनस में नहीं और अलाउंसेस में नहीं, किसी में भी, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, बेसिक सैलरी। ठीक है, चलो समझ आए के बाद इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है, वो होता है डियरनेस अलाउंसेस। अलाउंसेस के अंदर अलाउंसेस ना 2 टाइप में बांट देंगे हम लोग, एक होगा डियरनेस अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस। ठीक है, जो डियरनेस अलाउंसेस है उसका एक अलग ही मैटर चलता रहता है पूरे चैप्टर में, और बाकी जो बचे हुए सारे अलाउंसेस है ना वो उसको हम लोग को याद करना होगा। डियरनेस अलाउंसेस अपने आप में बहुत एक अपना बड़ा टॉपिक है वो। डियरनेस अलाउंसेस का मतलब होता है, डियरनेस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। अच्छा, अलाउंसेस को हिंदी में अगर बोलेंगे ना तो वो होता है भत्ता, भत्ता। ठीक है, डियरनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सॉरी, अलाउंसेस को क्या बोलते हैं? भत्ता। डियरनेस को क्या बोलते हैं? महंगाई। तो डियरनेस अलाउंसेस क्यों मिलता है? महंगाई भत्ता मीन्स आपका जो फ्लक्चुएशन होता है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसके बेसिस पे आपको डियरनेस अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो आपको जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं उनमें एक अलाउंसेस ऐसा भी होता है जिसको बोला जाता है डियरनेस अलाउंसेस, वो होता है महंगाई भत्ता। अब इसमें सिचुएशन ये है कि डियरनेस अलाउंसेस जो है, डियरनेस अलाउंसेस को हम लोग अपने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज किया है या नहीं किया। ठीक है, अगर हमने अपने डियरनेस अलाउंसेस को रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज किया है अगर, तो उसको बोला जाएगा डियरनेस। अगर हमने उसको डियरनेस रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया तो वो हमारे लिए डियरनेस अलाउंसेस का डियरनेस अलाउंसेस ही रहेगा। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या? तो ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हमारे सैलरी का एक पार्ट कटता है। ठीक है, हम लोग अपने सैलरी का, हमारी सैलरी मान लो ये ऊपर 10,000 के बेसिस पे ही है, 10,000 की सैलरी में से मान लो कि 2,000 आपका माइनस हो जाता है और आपके हाथ में कितना मिलता है? 8,000। तो ये 2,000 कहाँ जाता होगा? तो ये 2,000 जाता होगा आरपीएफ के अंदर, कंट्रीब्यूशन होता है। हम लोग पहले अपने एम्प्लॉय को देते हैं, वो एम्प्लॉयर उस फंड के अंदर डिपॉजिट करता है। क्लियर है? तो ये 2,000 हमारे हाथ में अभी नहीं आ रही है, कब आ रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद आएंगे। मतलब क्या? ये 2,000 इज यूज फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। ये 2,000 कहाँ यूज हुआ? रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज हुआ। ठीक वैसे ही अलाउंसेस के पैसे भी हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे था ये वाला डियरनेस अलाउंसेस है, डियरनेस अलाउंसेस को हम लोगों ने क्या किया? थोड़ा बहुत पैसे निकाले और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए दे दिए, मतलब आरपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट किया। तो अगर हम लोगों ने अपने डियरनेस अलाउंसेस का कोई पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज किया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डियरनेस पे बोलेंगे, डियरनेस अलाउंसेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, और जिसको हमने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया वो अभी भी क्या है? डियरनेस अलाउंसेस ही है। ठीक, तो हम लोग का डियरनेस अलाउंसेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, हर बार होगा जरूरी नहीं है, बट हो सकता है। एक बन जाएगा डीपे और एक बन जाएगा डीए। क्लियर है? तो एक होता है डीपी और एक होता है डीए। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए ज़्यादा ध्यान देने की बात होती है, जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है पूरे चैप्टर में, वो है डीपे। उनको समझना जरूरी है कि वो डीपे है या नहीं है, ये है कि नहीं है। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख के दे देगा कि डीपे, इतना डीपे है, इतना डीए, अब तो कोई टेंशन नहीं है। बट अगर अलग अलग करके नहीं बोला है तो हम लोग को वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना, कौन सा अमाउंट डीपे और कौन सा अमाउंट डीए है। और वो पता करने का एक ही तरीका है, हम लोग को देखना है कि क्या वो हमारे किसी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर एग्जांपल दूं मैं इसका, तो हम लोग को मान लो डियरनेस अलाउंसेस मिल रहे हैं 1500 पर मंथ। ठीक है, 1500 पर मंथ मिलता है तो साल भर में कितना मिल रहा है? 18,000। तो मान लो हम लोग को कितना मिल रहा है साल भर में? 18,000 मिल रहा है, हमारा डीए है अभी तक। अब क्वेश्चन में बोला गया आउट ऑफ विच रुपीज 500 पर मंथ
इज कंट्रीब्यूटेड टू RPF। हम लोगों को जो DA मिल रहा है वो है 1500, लेकिन उसमें से हम लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो कितना 500 किस में कंट्रीब्यूट कर दिया, RPF में कंट्रीब्यूट कर दिया। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कितना यूज हो रहा है, सिर्फ 500 यूज हो रहा है। 1500 में से कितना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज हो रहा है, 500 यूज हो रहा है। हमारी बात 1500 में से रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज कितना हो रहा है 500, तो हमारा बचा हुआ कितना 1000। तो 1000 अभी भी DA कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, 1500 को 2 पार्ट में बांट दिए, 500 इंटू 12 जो कि हमारा 6000 है वो क्या हो जाएगा DA बन जाएगा, और जो बच गया 1000 है वो 12 इंटू 1000 दैट इज 12000 ये DA रह जाएगा। मतलब क्या 12000 हम लोग आपसे DA वाला ट्रीट करेंगे और 6000 को हम लोग DA ट्रीट करेंगे, मतलब एज पर क्वेश्चन बेसिस पे। बट डियरनेस अलाउंसेस और डियरनेस पे हम लोग को इस तरीके से फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है, ये था हमारा DPA और DM, मतलब डियरनेस अलाउंसेस का ये थोड़ा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है जो हर क्वेश्चन में डिस्टर्ब करेगा, हर क्वेश्चन में। मतलब अगर तुम लोग DA DPS पहचाना नहीं सीखे तो तुम लोग को हर क्वेश्चन में वो डिस्टर्ब करेगा कि कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बताया ताकि इसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा।